हाँ सर, कंटिन्यू करें सर। बोला जाए। हाँ हाँ सर, भारती सर बोलिए। संविधान बचाओ समिति में आप क्या बचाने का प्रयास कर रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ जी। कि संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं हम्म और उसके अंतर्गत हमें जो अधिकार है वोट देने का, हम्म और अभी के दौर में जो वन नेशन और वन इलेक्शन की बात चलाई जा रही है, हम्म तो इसमें मुझे संदेह लगता है हम्म कि आने वाले दिनों में ये चुनाव ही बंद हो जाए भारत का। हम्म ऐसा न हो कि साजिश और षड्यंत्र का ये योजना कि हमारे देश जो है वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है, हम्म हम चुनाव कराने में सक्षम नहीं है। कुछ दिनों के बाद ये भी हालात आ सकती है देश के अंदर, और फिर हमारे बाबा साहब का दिया हुआ वोट का अधिकार ही समाप्त हो जाए। तो ये हम नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार समाप्त हो जाए। बाबा साहब ने वोट का अधिकार मुझे राजा बनने के लिए दिया है, न कि पार्लियामेंट में बैठ करके दलाली और चमचागिरी करने जी। और जितने भी जो संविधान संशोधन हो रहे हैं जो हम लोग के हित में है, और उसे संशोधन करके और दूसरा प्रारूप दिया जा रहा है ताकि दलित शोषित वंचित तबका जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो इस अधिकार से वंचित हो जाए। तो इस तरीका पर पाबंदी लगनी चाहिए, और हम नहीं चाहते हैं कि संविधान में जो संशोधन हो, तो इस चीज को हम बचाना प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों के बीच में ही देना चाहते हैं कि आप पढ़ो लिखो और संविधान में जो अधिकार दिए गए उसको बचाने का कोशिश करो। जब संविधान जिंदा है तो हम सब जिंदा रहेंगे। यदि संविधान हटेगी, संविधान बदलेगी, हमारे सारे अधिकार ये छीने जाएंगे और हम फिर से गुलामी की ओर चले जाए। यही हमारी संविधान बचाओ संघर्ष समिति का कार्यक्रम है, उद्देश्य है। जी। और हमारे जो अधिवक्ता है, अभी देखने के लेटरल एंट्री के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो जजों की बहाली हो रही है, इसमें भी न्यायिक सेवा आयोग की जो है नियुक्ति होनी चाहिए और बहाल होना चाहिए। न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज की बहाली हो, इस पर ही मांग उठनी चाहिए। यदि संविधान की दायरा 16(4) में हमारा अधिकार है कि न्यायिक सेवा आयोग की बहाली हो। तो ये सब सारे प्रक्रिया हैं जो देश के अंदर हम घूम कर ये बताने का काम कर रहे हैं। तो उठो और अपने अधिकार को पहचानो। बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है, संविधान में निहित है, और संविधान में तो सभी धर्म और सभी जाति, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोगों का हक अधिकार दिया हुआ। भाई आपको संविधान से क्या एलर्जी है? बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान, आप तुम राजतंत्र का संविधान लागू करना चाहते हो, इसमें दलितों शोषित माइनॉरिटी के लोगों का हक अधिकार नहीं है और गुलामी के सिवा कुछ है नहीं इसमें। इसलिए हम चाहते हैं कि संविधान बचे रहने चाहिए ताकि यहाँ के बहुजन समाज के लोग जिंदा रह सके, अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास उनकी होती रहे। यही हमारी उद्देश्य है, कार्यक्रम है। और साहब बोलिए। जी। सर, अगर आप हमको बोलने का मौका दे रहे हैं तो मैं पहले कुछ व्यक्तिगत परिचय के संदर्भ में जानना चाहूँगा सर, जी ताकि मैं अपनी बात उस हिसाब से थोड़ा सा अच्छे से रख सकूं। तो मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो सर आपकी आयु लगभग कितनी है? उम्र लगभग 55 साल हो रही है। अच्छा, आपकी 55 साल हो रही है। और शिक्षा आपकी? BA ऑनर्स है, स्नातक। अच्छा, BA ऑनर्स है। सर, आपका संगठन जो संविधान बचाओ समिति है, ये कितना पुराना है? ये अभी 5-6 साल हो गया। 5 साल पुराना आपका संगठन है।
तो मैं इसके साथ साथ ये जानना चाहूंगा कि जो आप अपनी जो गतिविधियां चला रहे हैं संविधान बचाओ समिति के अंतर्गत, उसकी जी आर्थिक ताकत क्या है और क्या कह सकते हैं ह्यूमन पावर मसल जो है वो क्या है, वो थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें तो। ये SC/ST OBC के जो जितने भी हमारे पदाधिकारी अधिकारी हैं, हम्म पे बैक सोसाइटी के माध्यम से जो है हम्म हम उनके द्वारा चल रहे हैं। हम्म और हमारी भी कुछ ऐसी हैं जो हम अपने स्तर से उसमें कुछ सेवा करते हैं, जो हम्म खेती बाड़ी है हमारी, हम्म और कुछ हमारे मित्रों की बिजनेस है, हम्म और उसके माध्यम से हम इसको चला रहे हैं। हम्म हैं यही हमारी आर्थिक उसमें सहयोग रहा। हम्म। तो इस समय संविधान बचाओ संघर्ष समिति में लगभग कितने पदाधिकारी सक्रिय रूप से जुड़े हैं? जी अभी तो लगातार चल रही है हम्म, और जुड़ रहे हैं लोग। अच्छा। मैंने बहुत से लोग जुड़ाव हो रहा है, बातें हो रही हैं, बहुत पदाधिकारियों से बात हो रही है, वो समर्थन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और उनका सुझाव भी है कि आप चलाइए, और इससे लोगों की प्रेरणा मिलेगी, जागृति आएगी। जो आप जागरूकता अभियान भी छेड़े हुए हैं, तो हमें साथ मिलता है वैसे पदाधिकारियों से जो मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे सुझाव देते हैं, सहयोग करते हैं, हौसला देते हैं। हम उनको बधाई भी देते हैं कि आप जैसे लोग मुझे सुझाव सहयोग सलाह दे रहे हैं। आभार व्यक्त करते हैं उन लोगों को, और इसके जरिए मुझे हौसला हिम्मत मिलती है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये संघर्ष समिति जो है वो दिल्ली के अंदर काम कर रही है, पूरे भारत में काम कर रही है? अभी तो 7-8 प्रदेशों में इसके प्रदेश अध्यक्ष और सचिव और महासचिव बन चुके हैं, वो अपने राज्यों में काम कर रहे हैं। अच्छा जी, बताइए महोदय जी। अब मैं अपनी बात आपसे अच्छे ढंग से रख सकूंगा, चूंकि जी ये व्यक्तिगत परिचय समाप्त हुआ। जी एक्चुअली संविधान में जो आपने बचाने के संबंध में जो बातें रखी हैं, हम तो सिर्फ इतना ही मानकर चलते हैं, यदि हमने अपने संविधान की उद्देशिका को भावात्मक रूप से बचा लिया, जी संविधान की जो उद्देशिका लिखी है टॉप पे, हम भारत के लोग, जी जो संकल्प पत्र है, जी जी उसको भावात्मक रूप से, मतलब जी फीलिंग के साथ अगर हमने उसको बचा लिया, केवल हम अक्षरों और शब्दों को बचाने की बात नहीं कर रहे, हम उस पन्ने को जी बचाने की बात नहीं कर रहे, हमने उसको जी भावात्मक रूप से अगर बचा लिया जी तो हमने भारत का संविधान बचा लिया। जी जिसमें संविधान लिखी जा रही थी, उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम ईश्वर के लोग हैं, और उसमें बाबा साहब ने बहुत सारा प्रक्रिया व्यक्त करते हुए वहाँ हम भारत के लोग लिखे। हाँ, अभी एक विद्वान अधिवक्ता मिस्टर दिनेश, जो शायद साकेत कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और वो LLM है, उनसे भी 2 दिन जी पहले हमारी लंबी बातचीत हुई, जैसे आज आपसे हो रही है। जी जी उन्होंने संविधान पर काफी टीका टिप्पणी कर रखी है पहले भी, और एक दिन जी अभी एक ग्रुप मीटिंग चल रही थी उसमें भी वो कर रहे थे। तो मुझे अच्छा थोड़ा सा लगा कि नहीं, अब चूंकि अधिवक्ता कह रहा है तो हमको थोड़ा सा कुछ पे बातचीत करनी चाहिए। अच्छा तो उन अधिवक्ता महोदय ने जो हमारी बैठकें हुई हैं वहां से उस विषय को उठाया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के समय जो जी बैठकें हुई और बैठकों में किसने क्या कहा, इस पर वे बहुत जोर देते हैं और जोर देकर कहते हैं कि ये संविधान जो है रद्दी का टुकड़ा है, अच्छा बेकार है, फालतू है, क्योंकि बाबा साहब ने इस संविधान की ये आलोचना की, वो आलोचना की, फलाना किया, ढिमाका किया, और वो जी बाबा साहब को ही कोट करते हैं कि बाबा साहब ने इसको जो है रद्दी की टोकरी में फेंक देने वाला कहा। अच्छा हाँ, वो उनकी दलील थी अधिवक्ता महोदय की। तो मैंने उन अधिवक्ता महोदय से ये कहा, और अभी हमारी उनकी बातचीत लिंगर ऑन चल रही है, मैंने एक चीज आप हमको ये बताइए, संविधान सभा में जितने लोग थे उन्होंने
बहस की, और जी। बहस करने के बाद जो कलेक्टिव डॉक्यूमेंट आया, जी। कलेक्टिव डॉक्यूमेंट आया, वो संविधान कहलाया। जो सबकी सर्वसम्मति से आया जी। वो संविधान कहलाया। बाबा साहब तो पार्लियामेंट में एक सदस्य थे, वो बात अलग है। उसके साथ साथ वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, उनको सभी की बातों को कलेक्ट करके रखना था। तो संविधान तो भारत के लोगों के द्वारा लिखा गया, तो उनका पहला तो मानना है कि भारत के लोगों के द्वारा नहीं लिखा गया, जी। ये जो है फलाने के द्वारा लिखा गया है, जिनको वो जिन्होंने जो टैक्स पेयर थे उनके द्वारा लिखा गया, फलाना फलाना उन्होंने चीजें बताई। जी। तो मैंने जनाब, जिन लोगों ने भारत में विलय का, जिन्होंने भारत में विलय का संकल्प पत्र दिया, जी। वो लोग पार्लियामेंट पहुंचे। जी। जिन लोगों ने नहीं दिया वो पाकिस्तान पहुंचे। कुछ और रियासतें थी, जैसे जूनागढ़ है, क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर है, या हैदराबाद के निजाम है, जिन्होंने अपना विलय पत्र नहीं दिया तो वो संसद नहीं पहुंचे। जी। या पटेल जी ने बाद में उनको प्यार से सम्मिलित कर लिया, दूसरा विषय। तो अल्टीमेटली जो लोग पार्लियामेंट में पहुंचे वो भारत के लोग ही थे, और उन्होंने विलय, भारत में विलय का संकल्प लिया। इसलिए आप कैसे कह सकते हैं कि वो भारत के लोग नहीं थे? वो तो एक बहुमत का, एक बड़े जनसभा का प्रतिनिधित्व करते हुए आए। तो वो तो प्रतिनिधित्व कर रहे थे ना, क्योंकि हमारी जो उस समय की जितनी आबादी थी उसको तो इकट्ठा पार्लियामेंट में नहीं बैठा सकते थे। तो उनके जो प्रतिनिधि थे तो वो भारत के लोग ही थे, कोई विदेश का तो उसमें था नहीं। जी। भाई, अगर जो उस समय लॉर्ड वेटन वो थे, वो भी जो है साइड में रहे, और जो गवर्नर तरह उस समय जो है राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया। जी। गवर्नर भाई, वो भारतीय गवर्नर के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही गिना जाता है। तो उनके समय तो वो तो पूरी सभा भारत के लोगों के द्वारा की थी। वो बात अलग है कि सैनिक ताकत के साथ जो है ब्रिटेन का गवर्नर साइड में बैठा रहा, लेकिन उसने भारत के पार्लियामेंट में संविधान को लिखने में कहीं कोई हस्तक्षेप तो नहीं किया, बाहर से बैठ के देख रहा था। वो जो वकील साहब तो उनसे क्यों नहीं पूछे कि संविधान सभा में सदस्य जो थे बनाने के लिए प्रारूप में वो कुल कितने संख्या थी उनकी? नहीं, वो विद्वान अध्यक्ष थे, उनके उस पर संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो LLM है, उन्होंने काफी किताबें पढ़ी, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ने पर भी व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है ना। वो उनकी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। तो मैंने फिर एक प्रश्न तो ये उठाया, दूसरा प्रश्न उनके साथ है, वो अभी करंट में मैंने उनको विषय दे रखा है, मैंने आपने बहुत पढ़ा है। क्या आपने 2 केस पढ़े हैं जो अभी करंट के हैं? एक 1973 का जो है केस जो है केशव नंद भारती का है, और दूसरा मिनर्वा मिल का है जो 1980 में डिसाइड हुआ। उनसे भी पूछनी चाहिए, संविधान जब बन रहा था उसमें कितने समितियां थी? वो सारा उनको अच्छे कंठस्थ है, पता है ना, वो विद्वान अध्यक्ता है, वो सब उनको कंठस्थ है, वो सब उन्होंने लिखा है। आप कहेंगे तो उनका आर्टिकल मैं आपको भेज दूंगा, आप भी पढ़ सकते हैं। तो कहीं पर उनकी विद्वता पर संदेह नहीं किया जा सकता, संदेह जो है वो उनकी एनालिसिस पर। ऐसा क्यों बोल दिया कि भारतीय संविधान को रद्दी की टोकरी में फेंक देनी चाहिए, और अम्बेडकर साहब ने अम्बेडकर साहब ने ऐसा कहा, ये उन्होंने कोट किया, ठीक है। तो मैंने कहा किस किताब में लिखा हुआ है और कहाँ ऐसे उन्होंने पढ़ा हुआ ये चीजें? मैंने कहा बाबा साहब को ये कहने का हक है, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन को ये कहने का हक नहीं है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन है वो नहीं कहेगा। बाबा साहब का जो व्यक्तिगत विरोध है संविधान के प्रति वो तो परिलक्षित होगा ही होगा, और लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का विरोध परिलक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सब कुछ तो उसी के सामने हो रहा है। सही बात है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन को अधिकार है कि सभी की बातों को कलेक्ट करे,
और जिस पर सर्वसम्मति हो उसको लिपिबद्ध करे। तो एक चेयरमैन के रूप में डॉक्टर बाबा साहब का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो उन्होंने कलेक्ट किया और अपनी बात को क्या कहते हैं बल देने के लिए विभिन्न देशों के संविधानों और वहाँ की परिस्थितियों का अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने सभा के लोगों को समझाया भी, जो जिस जिस बात पे लोग सहमत हो गए वो संविधान में जोड़ी जाती रही, जिन पर लोगों की असहमति बनी उसे भविष्य के लिए छोड़ दिया गया, उसके लिए संशोधन का प्रावधान कर दिया गया भारत में संविधान में कि इन बातों पर सहमति नहीं हो रही तो इन फ्यूचर में जब सहमति होगी वहां पर संविधान संशोधन करके इसको जोड़ लिया जाएगा। तो मूल चीज जहां से मैंने शुरू की वहीं पर अब वापस लौटता हूँ। तो ये दो विषय मैंने उनके लिए दे दिए। एक तो संविधान सभा के संदर्भ में वो जोड़ा डाउटफुल थे और अंबेडकर भी संविधान सभा के मात्र एक सदस्य थे, उन्हें अपनी बात रखने और विरोध करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वो तो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और अगर दलितों के हक कहीं पर प्रभावित होते हैं तो उनका विरोध भी जायज है, लेकिन जब वो एक संविधान सभा में जो है संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हो जाते हैं तो उनके विरोध करने के सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। उन्हें तो सारा वो कलेक्ट करना पड़ेगा जो संविधान सभा कहती है, तो उन्होंने कलेक्ट किया। तो इसलिए जो हमारा संविधान है एक कलेक्टिव डॉक्यूमेंट है। उसे कहा जाए कि केवल व्यक्तिगत रूप से बाबा साहब ने लिखा तो ऐसा नहीं है, सबकी सहमति लेकर संविधान हमारा कलेक्ट किया गया। तो ये सारी चर्चाएं उनके साथ हुई और उन चर्चाओं का जो है, चूंकि वो विद्वान अधिवक्ता हैं और मैं उनका एक आर्टिकल आपको भेजूंगा, आप भी पढ़ के प्रभावित होंगे कि आदमी ने काम किया है और वो एलएलएम है। तो अब उनकी नज़र में जो अभी करंट के जो मैंने केशव नंदा भारती केस और मिनर्वा मेल का केस जो उनको बताया है, मेरे ख्याल से उन्होंने उसके केस को पढ़ने के संदर्भ में हामी नहीं भरी। इससे प्रतीत होता है कि शायद उन्होंने इन केसेस को नहीं पढ़ा है। इन दो केसेस में जो हमारे 13 जजेस की जो सभा थी केशव नंदा भारती केस में, जिसने प्रेम्बल को भारतीय संविधान का अंग माना तो और जो है बेसिक स्ट्रक्चर को भारत के संविधान का अंग माना, उस बात को और अधिक अच्छे से डिफाइन किया गया 1980 के केशव नंदा भारती वो उसमें मिनर्वा मिल केस में। एक एक पॉइंट को क्लैरिफाई किया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स के इंटर रिलेशन को समझाया गया। अब ये बात दूसरी है कि जो स्टेट और फंडामेंटल राइट के आपसी संबंध है उसमें जो जैसे अभी हमारा जस्टिस जो शेखर यादव जी का बयान आ गया जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, आपने भी सुना होगा, जस्टिस शेखर यादव जो अभी किसी हिंदू सभा में किसी में चले गए और उसकी मक्खनबाजी करने लगे जो कि एक जज की गरिमा के प्रतिकूल था। और संविधान के अनुसार ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जिम्मेदारी है कि वे अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण करें, न्याय की बात करें जी। जो व्यक्ति बहुसंख्यक है, सत्ता में है, वो तो जिसको करना होगा कर ही लेगा। इसलिए ये किसी जज का कहना कि देश बहुमत, वो क्या कहते हैं, बहुसंख्यक की इच्छा के अनुसार चलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि अल्पसंख्यकों की इच्छा का कोई महत्व ही नहीं है। जबकि हमारा संविधान अल्पसंख्यकों को भी उतना ही संरक्षण देता है और इस संरक्षण का दायित्व जो है हमारे जजेस के ऊपर है। इसी को तो चेक एंड बैलेंस कहा गया और ये जजेस की जिम्मेवारी है। इसीलिए हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राष्ट्रपति के समतुल्य रखा गया है।
यानी राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है वही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है, बिल्कुल समतुल्य है और चोली दामन का साथ है। राष्ट्रपति को अगर इस्तीफा देना है तो वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो है इस्तीफा देगा, और जिसे शपथ दिलानी है वो सुप्रीम कोर्ट का जज ही होगा, प्रधानमंत्री नहीं दिला सकता, इलेक्शन कमिश्नर नहीं दिला सकता। जी। तो इक्विवेलेंट टू चोली दामन का साथ है। अब ऐसा व्यक्ति अगर अल्पसंख्यकों का संरक्षण नहीं कर रहा है और कह रहा बहुमत के आधार पर अगर देश चलेगा, तो इसका मतलब है उसके संविधान पढ़ने में कहीं त्रुटि है। उसे संविधान की पुस्तकें जो है फिर से पढ़ाने की आवश्यकता है। जी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी कहे कि भाई देश जो है क्या कहते हैं बहुमत के आधार पर चलेगा, उसे तो हम माफ कर सकते हैं, ठीक, लेकिन एक जज अगर कहेगा हम उसे माफ नहीं कर सकते। उसने संविधान का अपमान किया है और संविधान बचाओ समिति की जिम्मेवारी है कि जो संविधान के अपमान के लिए जो धाराएं आईपीसी में लागू होती हैं उसकी मांग करें कि इस जज को मात्र कुर्सी से हटाया ही न जाए बल्कि इसको जेल में डाला जाए। इसने भारतीय संविधान का अपमान किया, और ये दोनों संभव है। इम्पीचमेंट के बाद, जज को हटाने के बाद उसको जेल में भी डाला जा सकता है, वरना ये अराजक आदमी देश को नुकसान पहुंचा सकता है, भारतीय संविधान को नुकसान पहुंचा सकता है। वो राजनीतिक पार्टी का सदस्य होकर कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या कर सकता है। लिहाजा इस व्यक्ति को जेल में डाला जाए, ये संघर्ष बचाओ समिति की जिम्मेवारी है। तो अगर संविधान जी, तो हम जो है जस्टिस शेखर यादव को जो है केवल जुडिशरी से हटाने तक अगर शांत हो जाते हैं तो कोई दूसरा सुरमा पैदा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक का इतिहास है 5 जजेस का जिन्होंने अयोध्या केस में न्याय का पालन नहीं किया, उनको जो है सिन्नी बांट दी गई। और जो भी लगातार देख रहे हैं कि जो जजों में जिनकी जो है राजनीति में अच्छी पैठ हो जाती है वो जो है मोदी के गुणगान करने लगते हैं और वो जज की कुर्सी छोड़ के राजनीति में चले जाते हैं, राज्यपाल बन जाते हैं, राज्यसभा मेंबर बन जाते हैं या किसी कमीशन के जो चेयरमैन बना दिए जाते हैं। ये परंपरा ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ये परंपरा चल पड़ेगी तो सीट पे बैठकर तो वो जो अल्पसंख्यकों का नुकसान करता रहेगा। अल्पसंख्यक का मतलब यहाँ पर धार्मिक अल्पसंख्यक से नहीं है। हमारा मैं जब अल्पसंख्यक कहता हूँ तो अल्पसंख्यक का मतलब वो है जो सत्ता में नहीं है, वो सब अल्पसंख्यक हैं। इस समय बीएसपी सत्ता में नहीं है तो बीएसपी भी अल्पसंख्यक है। समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में नहीं है तो वो भी अल्पसंख्यक है। अगर बहुसंख्यक होती तो वो उसका पीएम होता। तो जो राजनीतिक रूप से भी अल्पसंख्यक है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके अधिकारों का भी संरक्षण करने की जिम्मेदारी जो है पार्लियामेंट की, जो सॉरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। इसलिए किसी जज का ये कह देना अत्यंत ही निंदनीय कार्य है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, शब्द तो बहुत छोटा है सेंटेंस कि संविधान बचाओ संघर्ष समिति, लेकिन जिम्मेवारियां बहुत बड़ी बहुत है। केवल हम उस कागज के पोथन्ने को अगर बचा रहे हैं तो ना, उसकी तो बाबा साहब ने खुली छूट दे रखी है। जहाँ आपको गलत लगता है बदल दीजिए,